आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है और शायद शायद हमारे पैसे इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, बात हो रही है डिजिटल करेंसी की। हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है। इसका टाइटल है डिजिटल मुद्रा, भविष्य का वित्तीय तंत्र। तो आज हम इसी लेख के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये डिजिटल पैसा आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, फ्यूचर में इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, चिंताएं क्या हैं, सब कुछ। मतलब सोचिए, ऐसा पैसा जो सिर्फ कंप्यूटर या फोन में है, जिसे आप छू नहीं सकते, ना कोई नोट ना सिक्का। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो लेख में जो सबसे पहली बात है वो यही कि आखिर ये डिजिटल करेंसी है क्या। क्या ये बस ऑनलाइन बैंकिंग जैसा ही कुछ है या उससे अलग है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग जो हम करते हैं वो तो हमारे मौजूदा पैसों को ही, मतलब रुपयों को ही ऑनलाइन इस्तेमाल करने का एक तरीका है। हम उन्हें बस ऐप या वेबसाइट से भेज रहे हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी, जैसा कि इस लेख में समझाया गया है, ये अपने आप में एक अलग तरह का पैसा है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म, मतलब कोई नोट या सिक्का होता ही नहीं है। ये पूरी तरह से डिजिटल है, सिर्फ डेटा के रूप में। अच्छा, मतलब ये बैंक अकाउंट में जो नंबर दिखते हैं उनसे भी अलग है, क्योंकि वो नंबर भी तो असल में उन नोटों को ही रिप्रेजेंट करते हैं जो फिजिकली बैंक के पास कहीं ना कहीं होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बैंक अकाउंट के नंबर असल में बैंक के वादे को दिखाते हैं कि हाँ, आपके पास उतने रुपए हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी खुद ही वो पैसा है, वो वैल्यू अपने आप में है। और ये एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि ये पैसे के उस विचार को ही चैलेंज करता है जिसे हम सदियों से जानते आए हैं। मतलब कुछ ऐसा जिसे हाथ में लिया जा सके, गिना जा सके। यहाँ पैसा बस एक एक डिजिटल कोड है या एंट्री है बेसिकली। कमाल है, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर ये कितने तरह की होती हैं? लेख में कुछ नाम भी लिए गए हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। ये नाम तो आजकल खूब सुनने में आते हैं। क्या यही है डिजिटल करेंसी? हाँ, बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो डिजिटल करेंसी के सबसे मशहूर उदाहरण है। इनको हम आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ये एक खास टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं, जिसे अक्सर ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब ब्लॉकचेन को आप एक तरह का साझा, सुरक्षित डिजिटल बही खाता समझ सकती हैं, जिसकी खास बात यह है कि इसे कोई एक व्यक्ति या संस्था कंट्रोल नहीं करती। इसीलिए इन्हें विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। किसी बैंक या सरकार का इन पर सीधा कंट्रोल नहीं होता। एक मिनट, मतलब कोई बॉस नहीं है इनका, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं? ये बात थोड़ी थोड़ी मुश्किल लग रही है समझने में। फिर इन्हें चलाता कौन है? कंट्रोल कैसे होता है? देखिए, यही तो इनकी खासियत है। कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होता, बल्कि उस नेटवर्क में जितने भी लोग, जितने भी कंप्यूटर शामिल हैं, उन सब के पास बटा होता है। हजारों लाखों कंप्यूटर हो सकते हैं। हर लेन देन को, हर ट्रांजैक्शन को नेटवर्क में कई लोग मिलकर वेरीफाई करते हैं। इससे क्या होता है कि धोखाधड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम थ्योरी में तो यही कहा जाता है। और हाँ, बिटकॉइन और एथीरियम के अलावा भी आज हजारों ऐसी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। सबकी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दावे। ठीक है, ये तो हुई क्रिप्टो करेंसी। लेकिन फिर लेख में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब सीबीडीसी का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? क्या ये भी बिटकॉइन जैसी ही है? नहीं, यहीं पर एक बड़ा फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सीबीडीसी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये किसी देश के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा होगी। ये क्रिप्टो करेंसी की तरह विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज नहीं होगी। इस पे पूरी तरह से सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे कागज के नोटों पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये पैसा फिजिकल ना होकर डिजिटल रूप में होगा। अच्छा, अच्छा। तो मतलब एक तरफ तो ये प्राइवेट टाइप की बिना बॉस वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं और दूसरी तरफ सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी आने वाली है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पैसों की दो अलग अलग दुनियाएं बन रही हैं। हाँ, आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकली हुई पहल है, जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरह से चुनौती दे रही है। वहीं सीबीडीसी जो है, वो मौजूदा सिस्टम का ही डिजिटल रूप है, जिसे सरकारें और सेंट्रल बैंक खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। और बात सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया भर के कई देशों के सेंट्रल बैंक इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
ये दिखाता है कि डिजिटल करेंसी अब सिर्फ कुछ टेक एक्सपर्ट्स या शौकिया लोगों की चीज नहीं रह गई है। इसे अब दुनिया भर की सरकारें, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ये तो वाकई बड़ा दिलचस्प मोड़ है कहानी में। मतलब भविष्य में शायद हमारे पास कई तरह के डिजिटल पैसे होंगे इस्तेमाल करने के लिए। और लेख तो यहाँ तक कह रहा है कि भविष्य में ज्यादातर लेन देन, मतलब अधिकतर ट्रांजैक्शंस डिजिटली होंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मतलब हम कैश इस्तेमाल करना लगभग बंद ही कर देंगे? किराने की दुकान से लेके ऑटो वाले तक, रिक्शे वाले तक, सब डिजिटल पेमेंट। भुगतान शायद और तेज हो जाए। आपने बटन दबाया, पैसा तुरंत ट्रांसफर, कोई इंतजार नहीं। शायद विदेशों में पैसा भेजना बहुत सस्ता और आसान हो जाए। अभी जो टाइम लगता है, फीस लगती है, वो सब कम हो जाए। घंटों या दिनों के बजाय मिनटों में पैसा पहुंच जाए। एक और बड़ा फायदा जिसकी बात होती है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन। ऐसे लोग जिनके पास शायद बैंक अकाउंट नहीं है या बैंक ब्रांच दूर है, वो भी सिर्फ एक सस्ते स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल लेन देन कर पाएं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाएं। तो ये जो संभावनाएं हैं, ये वाकई में काफी आकर्षक लगती हैं। हाँ, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तेज, आसान, सबके लिए फायदेमंद। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खटका सा लग रहा है। क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई खतरा? जब सब कुछ डिजिटल है, सब ऑनलाइन है, तो गड़बड़ की गुंजाइश भी तो होगी ना, हैकिंग वगैरह का डर। जब आपका सारा पैसा, आपकी सारी दौलत डिजिटल फॉर्म में है, तो सबसे बड़ा खतरा हैकिंग का ही है। कोई हैकर आपकी डिजिटल तिजोरी, मतलब आपके डिजिटल वॉलेट में सेंध लगा सकता है, आपका सारा पैसा उड़ा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसी हैकिंग की घटनाएं पहले भी हुई हैं और होती रहती हैं। तो अपने डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कैसे होगी? जिस प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज पर आप करेंसी रखते हैं, वो कितना सुरक्षित है? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। हाँ, हैकिंग का डर तो है ही, ये तो समझ आता है। लेकिन लेख में प्राइवेसी, मतलब गोपनीयता का भी जिक्र है। उसका क्या मतलब है यहाँ? पैसे के मामले में प्राइवेसी का क्या लेना देना? ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सोचिए, जब आपका हर छोटा बड़ा खर्चा, हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन डिजिटल रूप में रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक तरह से आपकी पूरी जिंदगी का एक फाइनेंशियल नक्शा तैयार हो रहा है ना? अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी तक किसकी पहुंच होगी? कौन इसे देख सकेगा? क्या सरकारें या बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां हमारे हर खर्च पर नजर रख पाएंगे? और फिर इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या ये जानकारी हमेशा सुरक्षित रहेगी? कहीं लीक तो नहीं होगी? अरे बाप रे, मतलब ये कि मैंने कब, कहाँ, क्या खरीदा, कितना खर्च किया, ये सब कोई और जान सकता है? ये तो थोड़ी डराने वाली बात लग रही है। कैश में तो ये नहीं होता ना, कैश में तो पता नहीं चलता कि किसने किसको कितना दिया, क्यों दिया। काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। कैश हमें एक तरह की गुमनामी, एनोनिमिटी देता है। डिजिटल लेन देन में, और खासकर अगर वो सीबीडीसी जैसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब सरकार या सेंट्रल बैंक के कंट्रोल वाला, तो सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली, सरकार के पास हर एक लेन देन का रिकॉर्ड हो सकता है। अब इसके फायदे भी बताए जाते हैं, जैसे कि शायद इससे काले धन पर रोक लगे, टैक्स चोरी पकड़ना आसान हो जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्राइवेसी है वो लगभग खत्म हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और नैतिक सवाल खड़ा करता है कि हमें कितनी प्राइवेसी चाहिए और कितनी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। तो मतलब एक तरफ तो सुविधा है, तेजी है, शायद पारदर्शिता भी है, तो दूसरी तरफ ये निगरानी का, सर्वेलेंस का और हैकिंग का खतरा है। ये तो बड़ा मुश्किल संतुलन लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमें चुनना पड़ेगा कि हमें क्या ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तकनीक और हमारे जो मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज हैं, उनके बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। ये हमेशा से रहा है। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो सुरक्षित भी हों और साथ ही साथ लोगों की प्राइवेसी का, उनकी निजता का सम्मान भी करें। और ये आसान नहीं होने वाला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, नए खतरे सामने आएंगे और हमें उनके लिए नए सुरक्षा उपाय, नए सेफगार्ड्स खोजने होंगे। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। इस पूरी बातचीत से एक बात तो मुझे बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो डिजिटल करेंसी है, ये सिर्फ नोट की जगह लेने वाली कोई नई ऐप या टेक्नोलॉजी भर नहीं है। इसका असर कहीं कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। लेख में एक लाइन है जो मुझे अब ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। वो लाइन थी, डिजिटल मुद्रा दुनिया के पैसे की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इसका क्या मतलब है? ये पूरी तस्वीर बदलने वाली बात, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। देखिए, अभी तक हमने ज्यादातर बात की कि ये हमारे रोजमर्रा के लेन देन को
हमारे पेमेंट्स को कैसे बदलेगी, लेकिन इसका असर इससे कहीं बड़ा हो सकता है। ये हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को बदल सकती है। आप सोचिए, अगर लोग अपना पैसा सीधे सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी में रखने लगे, तो फिर जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इनका क्या होगा? क्या इनकी जरूरत कम हो जाएगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मेरा पैसा सीधे आरबीआई के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित है, तो मुझे शायद किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक की उतनी जरूरत ना पड़े। कम से कम पैसे रखने के लिए तो नहीं, लोन वगैरह के लिए शायद पड़े। बिल्कुल। इससे बैंकों का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो बदल सकता है, उन्हें नए तरीके खोजने होंगे। दूसरा बड़ा असर हो सकता है मौद्रिक नीति पर, यानी मॉनेटरी पॉलिसी पर। यानी सेंट्रल बैंक कैसे अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ब्याज दरें कैसे तय करते हैं। सीबीटीसी के जरिए शायद सेंट्रल बैंक को ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाए। वो सीधे लोगों के डिजिटल वॉलेट में पैसा डाल सकें या निकाल सकें, या उन पर सीधे ब्याज दरें लागू कर सकें। ये उन्हें अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के नए और शायद ज्यादा शक्तिशाली टूल्स दे सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार का या सेंट्रल बैंक का इकोनॉमी पर कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी पूरी संभावना है। और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचिए, ग्लोबल लेवल पर। आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। क्या भविष्य में डिजिटल युआन या डिजिटल यूरो या कोई और डिजिटल करेंसी डॉलर को चुनौती दे सकती है? क्या देशों के बीच पैसे भेजने के जो तरीके हैं, जैसे स्विफ्ट नेटवर्क है, क्या वो बदल जाएंगे? क्या उनकी अहमियत कम हो जाएगी? ये सारे बदलाव दुनिया के शक्ति संतुलन को, जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज सबको बदलने की क्षमता रखता है। वाकई, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो पूरी तस्वीर बदलने वाली बात का क्या मतलब था। ये तो हमारे सोचने से कहीं ज्यादा बड़ा गेम चेंजर लग रहा है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने इस लेख के आधार पर क्या समझा? पहली बात, डिजिटल करेंसी एक ऐसा पैसा है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन है। इसके दो मुख्य रूप उभर रहे हैं। एक तो बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, और दूसरी है सरकार समर्थित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, जिन पर सेंट्रल बैंक का पूरा नियंत्रण होगा। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि जहां भविष्य में ज्यादातर लेन देन डिजिटल होने की संभावना है, जिससे तेजी आएगी, सुविधा बढ़ेगी, शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा, वहीं इसके साथ हैकिंग जैसे सुरक्षा के जोखिम है। और खासकर हमारी वित्तीय गोपनीयता, हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी खोने का एक बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। और सबसे अहम बात जो आखिर में निकल कर आई, वो ये कि इसका असर सिर्फ हमारे बटुए या पेमेंट करने के तरीके तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और शायद दुनिया के पावर बैलेंस को भी बदलने की ताकत रखता है। एग्जैक्टली। और यही वो बिंदु है जहां हमें सच में रुककर सोचने की जरूरत है। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकता है, जिसके शायद सारे परिणाम, सारे पहलू हम अभी ठीक से समझ भी नहीं पा रहे हैं। इशारा करता है कि भविष्य में कैश और शायद पारंपरिक बैंकों का महत्व बहुत कम हो सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो सोचिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदलेगी? क्या एक ऐसी दुनिया जहां पैसा पूरी तरह डिजिटल है और शायद ज्यादातर सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी के नियंत्रण में है,